हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये जो है दो यूनिट स्ट्रक्चर से बनते हैं, दो सब यूनिट से बनते हैं। और ये जो सब यूनिट्स हैं दे आर मेम्ब्रेनलेस, बिना किसी मेम्ब्रेन की है, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है नीट में, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कौन है? तो मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम। अब आज हम लोग इसके बारे में पढ़ना है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं सेल का। तो फंक्शन राइबोसोम कहीं पर भी हो, कहां कहां है? राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, राइबोसोम ईआर के ऊपर पाए जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। राइबोसोम आर आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है। तो जहां कहीं पर भी राइबोसोम हो, राइबोसोम है, इट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली एंड ओनली प्रोटीन सिंथेसिस। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनवाने के रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने भी तरह की प्रोटीन होंगी, चाहे वो प्रोटीन हमारी बॉडी की फिजिक में यूज हो रही है, ऑर्गेन्स ऑर्गेनेल्स बनाने में यूज हो रही है, या फिर वो सेक्रीशन फॉर्म में, जैसे कि हार्मोन है प्रोटीन के, एंजाइम्स हैं प्रोटीन के, या प्रोटीन किसी और के साथ कॉन्जुगेट करके लाइपो प्रोटीन बना रही है, कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है। प्रोटीन नाम की अगर कोई चीज पूरी सेल में बन रही है, कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रोटीन बन रही है, तो उसको बनाने का क्रेडिट, प्रोटीन सिंथेसिस का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स को जाता है। अब कहां पे बनती हैं? तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे। ये स्मॉल यूनिट हो गई राइबोसोम की, ये लार्ज सब यूनिट हो गई। तो जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, इस लार्ज सब यूनिट में फॉर्मेशन चलता है। यहीं पे स्टोर होती हैं। ये स्मॉल सब यूनिट है। तो ये दो सब यूनिट्स हो गई, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट। और पूछा जाए कि पर्टिकुलर राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, पर राइबोसोम में भी कहां पर? तो आप कहेंगे इन लार्ज सब यूनिट। इस लार्ज सब यूनिट में प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल है। सो इट इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पर प्रोटीन बनेगी, कहां पर? राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट में, लार्ज यूनिट में, राइबोसोम के लार्ज यूनिट में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो फिर ये स्मॉल सब यूनिट काहे के लिए लगी हुई? इनका क्या यूज है स्मॉल सब यूनिट्स का? स्मॉल सब यूनिट्स का यूज यही है कि कोई एंजाइम इस पे आके जुड़ता है जो प्रोटीन बनवाने में काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनेल जिसके ऊपर ये पाई जाएंगे वो अटैच हो रहा है, तो इसी स्मॉल सब यूनिट से अटैच हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन जो बनेगी वो इस लार्ज सब यूनिट में बनेगी। लार्ज सब यूनिट में भी दो साइट होती हैं, एक ए साइट और एक पी साइट। इनके सिर्फ यहां पे नाम समझेंगे हम लोग, जेनेटिक्स में इनका यूज फिर आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। वहां पे ये आपको पूरा रिकॉल होना चाहिए, दोबारा से आपको याद आना चाहिए। जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर चैप्टर जो जेनेटिक्स का है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, वहां पर जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये पूरा डायग्राम, पूरा स्ट्रक्चर और इसका कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहे। इसीलिए सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर यूनिट्स में इंटर कराने के लिए। आपको बताया इसमें दो साइट हो जाएंगी, एक ए साइट और एक पी साइट। ठीक, ए साइट को कहते हैं अमीनो एसाइल साइट, अमीनो एसाइल साइट। और पी साइट को कहते हैं पेप्टाइडिल साइट, दिस इज द पेप्टाइडिल साइट। पी साइट पेप्टाइडिल साइट, ए साइट अमीनो एसाइल साइट। जो भी प्रोटीन बनेगी आपको बताया कहां से? राइबोसोम में बनेगी, पहली बात।
सुपरफिशियल क्वेश्चन हो गया भाई। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, आंसर इज राइबोसोम। अब राइबोसोम में भी कहां पर, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, तो कहेंगे लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में भी कहां पर, तो लार्ज सब यूनिट में आप टिक लगाएंगे अमीनो एसाइल साइट या ए साइट। अब प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि प्रोटीन की जो यूनिट होती है, ये जो प्रोटीन है इसके जो यूनिट स्ट्रक्चर है, यूनिट जो मॉलिक्यूल है वो है अमीनो एसिड। सब जानते हैं इसको, हमने मान लो ऐसे सर्किल से शो कर दिया। तो एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, ये तमाम अमीनो एसिड। इन अमीनो एसिड को आपस में जोड़ दीजिए तो ये प्रोटीन बन जाएगी। इसी को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। इन अमीनो एसिड्स का आपस में जुड़ना, प्रोटीन चेन का बनना, ये सब कहां पे चलेगा, ए साइट में चलेगा। और ये जो प्रोटीन के जुड़ने के लिए जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, बेसिकली ये बॉन्ड इन अमीनो एसिड्स को, जो आपको बताया प्रोटीन की यूनिट्स हैं, इन अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इन बॉन्ड्स को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक पेप्टाइड, दो पेप्टाइड, तीन, चार, नंबर ऑफ पेप्टाइड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज, प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो इन तमाम अमीनो एसिड्स को जोड़ने वाले जो बॉन्ड्स हैं उन्हें कह दिया क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स लग करके बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, या इसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन को कह सकते हैं प्रोटीन चेन। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि प्रोटीन बनती है, हाँ बनती है। कहां बनती है, राइबोसोम में बनती है। राइबोसोम में भी कहां बनती है, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट में। तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, हाँ टिक कर देंगे राइबोसोम। कहां पर, राइबोसोम में, लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में कहां पर, अमीनो एसाइल साइट या ए साइट में। और इन प्रोटीन की जो यूनिट है दैट इज अमीनो एसिड्स, कैसे जुड़ रही है, तो ये बॉन्ड्स बना रही, कोवेलेंट बॉन्ड है जिनको कह रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दैट इज व्हाई प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड। तो क्वेश्चन पूछा था पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कहां पे होगा, आप कहेंगे ए साइट पे होगा। घुमा के पूछ लिया कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं का, प्रोटीन नहीं का, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, तो आप आंसर एक ही लगाएंगे, दैट इज ए साइट, अमीनो एसाइल साइट। यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बने, और ये जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बने, जितने भी यूनिट ऑफ अमीनो एसिड जुड़े, जुड़ जुड़ करके ये स्टोर होते हैं यहां पेप्टाइडल साइट पे, पी साइट पर। तो पी साइट का काम है स्टोर्स पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। बनेंगी यहां पर अमीनो एसिड्स में। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इस ए साइट में मान लीजिए एक छोटी सी चेन बन गई प्रोटीन की, और वो स्टोर हो गई आके यहां पर। अब एक और दौड़ती हुई अमीनो एसिड पहुंची कि हमें भी चिपका लो, हमें भी जोड़ लो। अब कैसे जुड़ेगी, क्योंकि ये तो यहां पहुंच चुकी, जुड़ने की जगह हमेशा कहां पे रहेगी, ए साइट पर। तो ये वापस शिफ्ट होके यहां पे आएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अगली और अगली, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जितनी भी अमीनो एसिड्स होंगी उनको आपस में जोड़ने का काम हमेशा ए साइड पे चलेगा। जुड़ गई, पी साइड पे शिफ्ट हो, फिर दूसरी नहीं आ गई, उससे भी जुड़ना है तो यही है। और आखिरी में याद रखेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि ये जितनी भी प्रोटीन होंगी, चाहे 2 अमीनो एसिड की हो, चाहे 3 की हो, 4 की हो,
सब बन रही है ए साइड पर, शिफ्ट हो रही फॉर ए शॉर्ट टाइमिंग, थोड़े समय के लिए स्टोर हो रही पी साइड पर, दूसरी अमीनो एसिड जुड़नी तो फिर आ रही है ए साइड पर। लेकिन अल्टीमेटली जब भी राइबोसोम से निकलेंगी, जब भी राइबोसोम से प्रोटीन बाहर जाएगी, दैट विल ऑलवेज रिलीज थ्रू दिस ए साइड। तो ए साइड के अगर हम काम थोड़ा सा रिलैक्स मोड में यहाँ पे नोट कर लें, ए साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ए साइड पे क्या क्या हो रहा है, तो पहला पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ही है प्रोटीन फॉर्मेशन। दूसरा रिलीज ऑफ प्रोटीन, रिलीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमेशा जब भी रिलीज होगी राइबोसोम से, वो हमेशा किस साइड से रिलीज होगी, बताइए। मेरा काम खत्म हो गया, अब आपको बताना, टॉपिक इज कंप्लीट। ए साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड। प्रोटीन सिंथेसिस के समय हमेशा राइबोसोम में प्रोटीन स्टोर कहां होगी, छोटी छोटी प्रोटीन स्टोर कहां पे होंगी, पेप्टाइडल साइड। वेरी गुड, पेप्टाइडल साइड में। एक और अमीनो एसिड अगर चिपकानी है तो कहां चिपकेगी वो, ए साइड। इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का है तो कहां पर, ए साइड। हाँ, और अल्टीमेटली प्रोटीन चेन हमेशा रिलीज कहां से होती है, प्रोटीन रिलीज कहां से होती है राइबोसोम के, तो भी आंसर इज ए साइड, ए साइड। ओके, नोट करिए इसको फटाफट। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें। सर, हाँ बेटा बताओ। सर अगर पी साइड में ऑलरेडी जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है इस साइड में, अगर वो स्टोर हो जाता है उसी फॉर्म में, तो वो उसी साइड से लीव क्यों नहीं करता है राइबोसोम्स, वापस ए साइड में जाता है? वापस ए साइड में इसलिए जाता है, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस आपको पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, तो एक्चुअली में प्रोटीन बनवाने के लिए जो कोड्स आते हैं ना, वो कोड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को बंद करने के लिए भी। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि स्टॉप कोडॉन आता है। स्टॉप कोडॉन तो आएगा, लेकिन वो साथ में क्या नहीं लाएगा, अमीनो एसिड नहीं लाएगा। बाकी जितनी बार भी कोड आते हैं उनके साथ अमीनो एसिड भी आती है, लेकिन जब स्टॉप कोडॉन आते हैं तो उनके साथ अमीनो एसिड नहीं आती है। लेकिन कोड आने की वजह से ये दौड़ के यहाँ पहुंच जाते हैं, पी साइड से ए साइड पे पहुंच जाते हैं, और वहां पर कौन मिलता है, अमीनो एसिड की स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन अमीनो एसिड है नहीं, और स्टॉप कोडॉन लगने का मतलब ये कि अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या कर देनी है, बंद, स्टॉप कोड। जब ये बंद हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये वापस ए से ही रिलीज हो जाए, वो जो प्रोटीन होगी दैट विल नेवर रिटर्न इनटू पी साइड, ये ए साइड से रिलीज हो जाएगी। ओके, ये चक्कर होता है। हाँ, इसीलिए उससे पहले जितनी भी अमीनो एसिड यहाँ आएगी दौड़ के ये यहाँ आएगा, फिर अमीनो एसिड यहाँ आएगा, आता जाएगा, स्टॉप कोडॉन आएगा, फिर आएगा यहाँ, लेकिन उस बार रिटर्न नहीं होगा, इसलिए ए से ही रिलीज होता है।
पी से रिलीज नहीं हो। ओके, ठीक है सर। अब आखिरी बात ये बचती है कि जब राइबोसोम प्रोटीन बनवा रहा होता है, प्रोटीन जब धुआंधार चल रही है, बन रही है, फैक्ट्री लगी हुई है, मामला चल रहा है पूरा, तो ये जो अकेला राइबोसोम है ये कितनी प्रोटीन बनवा लेगा? तो होता क्या है, इस राइबोसोम में कई राइबोसोम जुड़ते चले, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, नोट कर लेंगे, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम इकट्ठे होते चले जाते हैं। राइबोसोम्स का पॉलीमराइजेशन एक तरीके से हो जाता है, एक राइबोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा राइबोसोम, ये तमाम राइबोसोम्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ अरेंज हो जाते हैं, और इन्हें एक साथ अरेंज करने के लिए, इनको आपस में बांधने के लिए मौजूद होता है वन टाइप ऑफ आरएनए जिसको कहते हैं एमआरएनए। यही वो एमआरएनए है जिसपे प्रोटीन बनवाने के लिए, अमीनो एसिड लाने के लिए जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं, मैसेंजर आरएनए। कल आपको पढ़ाया था आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए इज इन बिल्ट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के बनने में राइबोसोमल आरएनए है, और राइबोसोम्स को आपस में बांधने में, राइबोसोम्स को आपस में कलेक्ट करने में, राइबोसोम्स को आपस में जोड़ने के लिए एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए। और इस तरीके से ये जो नंबर ऑफ राइबोसोम्स कलेक्टिवली अरेंज हो जा रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज पॉलीराइबोसोम, या इनको कहते हैं पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। हमेशा नहीं, कब? ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के समय। और इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, राइबोसोम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, पूछ सकता है। ये नोट कर ही लिया होगा सबने। ओके भाई, नोट कर लिया। साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी आरएनए, और प्रोटीन आरएनए में आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का एक ही काम है, प्रोटीन बनवाना, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये इसकी लार्ज सब यूनिट में मेनली होगी। लार्ज सब यूनिट में भी ए साइड पे, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनना, अमीनो एसिड का आपस में जुड़ना,
प्रोटीन का फॉर्मेशन, और ये प्रोटीन बन बन के शिफ्ट होती जाती है पी साइड में, और आखिरी में जब रिलीज होना होगा तो भी ए साइड से रिलीज होगी। और ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सारे राइबोसोम्स इकट्ठे होते हैं और इन्हें आपस में बांधने का काम, आपस में जोड़ने का काम एमआरएनए करता है, मैसेंजर आरएनए। और इस पॉलीमराइज राइबोसोम को हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये इतनी बात मेरे ख्याल से आप तक पहुंच गई होगी, रिवाइज कर लेंगे आप। बाकी कोई डाउट हो तो कल फिर आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट अपना जो लास्ट टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनेल्स का, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस, एंड हो जाएगा। ये जो लास्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, उसके हिसाब से भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाम से जाहिर है साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन, सेल का कंकाल, सेल का जाल। और सेल का जाल कहां पर है? ये पूरा जाल फैला हुआ है सेल के कोशाद्रव्य में, सेल के साइटोप्लाज्म, सेल के फ्लूइड पार्ट में। अब कैसा जाल है, काहे का जाल है? तो ये जो नेटवर्क है, ये जो जाल है, ये जो स्केलेटल है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का नेटवर्क है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, साइटोप्लाज्म हो गए, और साइटोप्लाज्म में जो ये स्केलेटल है, फ्रेमवर्क है, फाइबर्स हैं, ग्लोब्यूलर्स हैं, ये सब बने हुए हैं प्रोटीन के। अब आप समझे, प्रोटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को बताया था एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कॉन्ट्रेक्टाइल फ्लूइड है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा? तो कॉन्ट्रैक्शन यही करा रहे हैं प्रोटीन फाइबर्स। स्केलेटल फ्रेमवर्क को, जो पूरे साइटोप्लाज्म को जो एक कंपन दे रहे हैं, जो संकुचन दे रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं, वो देने का रिस्पॉन्सिबल किसका है? इन्हीं साइटोस्केलेटल पार्ट का, इन प्रोटीन्स का। और ये प्रोटीन्स बहुत ही सिस्टमैटिक है, वैसे तो ये बिखरी हुई हैं, साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई हैं, और ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स भी बना रही होती हैं, अलग अलग अरेंजमेंट भी शो कर रही होती हैं। उन्हीं अरेंजमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कैसे? ये जो प्रोटीन्स हैं, जिन्हें बताया कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर मिक्स सेल घूम रही हैं। ये प्रोटीन्स 3 टाइप की रहती हैं, और ये 3 टाइप के साइटोस्केलेटल एक तरीके से बना रहे होते हैं इन प्रोटीन से मिलकर के। एक इसमें कहलाता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। एक कहलाता है इंटरमीडिएट, बीच वाला, नंबर 2, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और तीसरा जो है, थर्ड वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी बेटा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा 5-7 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो दोबारा फिर आप लॉग इन कर लेंगे। 9:40 तक हमारा क्लास रहेगा। तो अभी जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तुरंत ही आप इमीडिएटली इसको दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। थैंक यू। तो ये 3 हमारे एलिमेंट्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, प्रोटीन फाइबर्स हो गए, स्केलेटल हो गए, जिन्हें कह रहे हैं माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट देखिए सिंपल सा, ये अपने जीएफ प्रोटीन्स लिए रहते हैं। जीएफ मतलब ग्लोब्यूलर, एफ का मतलब फिलामेंटस। ग्लोब्यूलर इसमें रहती है प्रोटीन एक्टिन, और फिलामेंटस रहती है इसके अंदर मायोसिन। मायोसिन
ये एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स हैं ये ऑलमोस्ट सभी सेल्स में पाई जाएंगी, और हम लोग सारी जो कहानी पढ़ रहे हैं सब यूकैरियोटिक की पढ़ रहे हैं। देखो ये जो एक्टिन मायोसिन है मसल सेल्स में भी है, बाकी सेल्स में भी होती हैं। यही एक्टिन मायोसिन है जो क्या क्या काम करेंगी। तो पहला काम करेंगी, ये प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन है, कहीं कोई जरूरत पड़ेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये सपोर्ट करने पहुंच जाती है, एज ए मेम्ब्रेन सपोर्ट दे रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मालूम है साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बाहर की तरफ है, और उसके सपोर्ट में ये मेम्ब्रेन को एक्टिन मायोसिन लगी रहती है। साथ ही साथ लोअर एनिमल्स में हम लोग जानते हैं, अमीबा में, कोई अमीबोसाइट्स में, जहां कहीं भी मेम्ब्रेन को फोल्ड हो करके कुछ प्रोजेक्शन निकालना होता है, जिनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, नाम सुना है सबने? तो उसमें भी यही इन्वॉल्व होती हैं, एक्टिन मायोसिन कांटेक्ट करके बनाती हैं स्यूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। ये हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोफिलामेंट्स की, एक्टिन और मायोसिन। ये दो काम इनके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरा देखो, आपको पता है अगले चैप्टर सेल डिवीजन में भी इनका नाम आता है। नीट में क्वेश्चन जो आते हैं उसकी बेसिक बातें यहीं से पकड़ में आती हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में एनिमल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, एनिमल सेल कॉन्ट्रैक्ट करके दो हिस्सों में बंटती है। प्लांट सेल में बीच में सेल प्लेट बनती है, प्लांट सेल में बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, कुछ अरेंजमेंट होता है। लेकिन एनिमल सेल में अरेंजमेंट ना होकर के पूरी पूरी सेल बीच में से संकुचित हो जाती है, बीच में से कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रोटीन है? यही एक्टिन और मायोसिन, माइक्रोफिलामेंट। अब उस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं क्लीवेज फारो। क्लीवेज माने कोई भी डिवीजन हो रहा है, फारो का मतलब खांच बनना। तो यही वो प्रोटीन्स हैं, यही वो साइटोस्केलेटन है, यही वो साइटोप्लाज्म के फिलामेंट हैं जो बीच में फारो भी बनाते हैं। तो हम लिखेंगे क्लीवेज फारो। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये तीन काम याद रखेंगे, पीएम, पी, क्लीवेज फारो। पीएम हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पी हो गया सीडोपोडिया, और क्लीवेज फारो। तीन फंक्शन हो गए। कौन कर रहे हैं? एम कर रहे हैं, एक्टिन मायोसिन कर रहे हैं। कैसी है? जीएफ है, ग्लोब्यूलर और फिलामेंटस प्रोटीन है, और यही मिलकर के बनाती हैं माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट का नाम जब भी आएगा तो आप दो प्रोटीन पे टिक करेंगे, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन और माइक्रोफिलामेंट। नोटेड? लिख लिया बच्चों? यस सर। ये सीधे सीधे तीनों तीन पॉइंट लिखें, functions दो के ये लिए लिखें, तीन सर ये ये पॉइंट तीनों लिखें, दो ये पॉइंट। हाँ सर ये तीनों फंक्शंस के लिए एक्टिन और मायोसिन दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना? दोनों रिस्पॉन्स, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। और ये 3 पॉइंट और 2 ये जो लिखे हैं 5-6 पॉइंट, ये समझ लो 6 क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज तैयार हैं और कॉन्सेप्ट हैं जो आगे यूज होंगे, इसलिए इनको बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में डालना है आपको। सेल डिवीजन उड़ता हुआ चला जाएगा चैप्टर अगर ये क्लियर होगा, नहीं तो अगर ये कहां से बन गया, ये कहां से टूट गया, इसे ध्यान में रखे चलेंगे।